हेलो वेलकम बैक बच्चों वंस अगेन ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11। तो इससे पहले हमने लेक्चर 10 में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसमें हमने देखा था आपके एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वाले टॉपिक में आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल जब रखा जाता है आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। तो आज का सेशन है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में अगर कोई डायपोल अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है जहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास सेम है यानी समांतर है, तो उस केस में उस डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा, क्या ये डायपोल मूव करेगा, अगर मूव करता है तो क्या ये रोटेट भी करता है, तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। क्या रोटेट करेगा, क्या मूव करेगा, अच्छा अगर रोटेट करेगा तो इसमें कितना टॉर्क लगेगा, और लास्ट में हम इसमें देखने वाले हैं कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इन रोटेटिंग दिस डायपोल। अगर डायपोल रोटेट कर रहा है तो इसमें कितना वर्क आपका स्टोर्ड हुआ है। तो ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं इन योर एंटायर सेशन। तो पूरा बने रहिएगा अपनी हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। तो सबसे पहले तो हमें एक दे रखा है आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हमें गिवन है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करें, सिंपली स्ट्रेट पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लें जो कि रिप्रेजेंट करती हैं आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। कहने का मतलब है हर पॉइंट पे अगर आप एक पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, 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 कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम अपनी मर्जी से, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दिस इज द रीजन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें एक डायपोल, तो अगर हम अपना खूबसूरत सा एक प्यारा सा डायपोल रखें, देखिएगा ये हमारा डायपोल है जो कि हमने प्लेस करा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आपके पास नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि दो पोल्स हैं, तभी नाम है इसका डायपोल। और इसके जो डिस्टेंस होती है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, ये होती है आपके पास 12 डिस्टेंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा है डायपोल तो इसमें आपको पता है लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है किसी एक चार्ज पे, दैट इज योर Q टाइम्स ऑफ E। जो उसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उतना आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा उस पर्टिकुलर चार्ज पे। तो अगर मैं इस प्लस क्यू की बात करूं, तो इस प्लस क्यू चार्ज की बात करूं, तो इसमें कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा QE, और जो फोर्स लगेगा दिस वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपके पास फोर्स लगेगा। तो ये आपको हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट वुड बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन आपके पास सेम रहेगी। तो ये आपके पास फोर्स है Q टाइम्स ऑफ E, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली अगर मैं आपके पास नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अगर मैं आपके पास नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इसमें जो फोर्स लगेगा इस बार अपोजिट लगेगा, लेकिन सेम लगेगा इतना ही QE। फोर्स तो सेम लगेगा, हम कह सकते हैं आपके पास कई बुक्स में आपसे लिखा होगा F बराबर माइनस Q टाइम्स ऑफ E। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चों की आपके पास जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फोर्स की जो डायरेक्शन है ये क्या रहेगी, सिर्फ आपके पास उल्टी रहेगी एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट वुड बी रिवर्स ऑफ दैट फोर्स। तो इस बार इसमें जो फोर्स लगेगा ये होगा आपके पास टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक डायपोल है तो इसमें दो फोर्सेस लगेंगे, एक QE लगेगा आपके टुवर्ड्स राइट, एक QE लगेगा आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दो फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड, तो जितना फोर्स आपके पास माइनस Q चार्ज के कारण लग रहा है उतना ही फोर्स आपके पास लग रहा है ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अगर दो फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, यानी जो F नेट है इस पूरे डायपोल के लिए दिस इज योर 0। हम कहेंगे F नेट क्या है, आपके पास 0 है। अच्छा अगर आपको पता है अगर F नेट 0 है तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। इसका मतलब है कि ये डायपोल जो है आपका एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डायपोल है ये फिक्स्ड रहेगा अपनी एक जगह पे। कहने का मतलब है जितना फोर्स आपके पास इस एंड पे लग रहा है, सपोज दिस मार्कर इज योर डायपोल, तो एक पोल आपके पास, एक एंड ये है आपके पास प्लस Q का, एक एंड आपके पास माइनस Q का ये है। तो प्लस Q पे जितना फोर्स लग रहा है QE टुवर्ड्स राइट, उतना ही फोर्स लग रहा है QE टुवर्ड्स लेफ्ट आपके पास इस वाले चार्ज पे, माइनस Q चार्ज पे। तो जितना फोर्स यहां से उतना ही फोर्स यहां से, तो नेट में ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। यानी कि जो मेरा डायपोल है ये आगे पीछे कहीं मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या है, F नेट 0 है। F नेट 0 है तो
एक्सेलरेट नहीं करेगा आपका डायपोल, यानी जो एक्सेलरेशन होगा ये जीरो रहेगा। यानी कि हम कहेंगे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है डायपोल का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर डायपोल, ऑफ डायपोल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो रहेगा जीरो। या हम कहेंगे कि आपका जो ये डायपोल है ये मेंटेन रहेगा आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रांसलेशन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। दो तरीके के मोशन होते हैं आपके पास, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरा है आपके पास रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या रहेगा, इसका जीरो रहेगा, ये ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो ये तो था आपके पास फर्स्ट केस। अच्छा, अगर मैं वही बात करूं, क्या ये डायपोल रोटेट कर सकता है अपने किसी भी एक्सेस के अबाउट? क्या ये मूव तो नहीं कर रहा है, ये तो आपके पास पता लग गया आपको। क्या ये डायपोल आपके पास रोटेट कर सकता है? क्या ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, ऑब्वियसली नॉट, कि ये रोटेट तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो टॉर्क जो नेट है वो भी आपके पास जीरो है। अच्छा, टॉर्क नेट जीरो कैसे है? अगर आप देखें तो देखिएगा, एक फोर्स आपके पास यहाँ पे लग रहा है इस तरफ को, और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ को, तो दोनों का देखिए नेट फोर्स आपके पास अलोंग दी एक्सेस ऑफ लाइन जॉइनिंग के अलोंग लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है, जिसके कारण देखिएगा जितना फोर्स यहां से लग रहा है उतना फोर्स यहां से लग रहा है, तो नेट में बॉडी ना ही रोटेट कर सकती है ना ही ये मूव कर सकती है। तो इसका मतलब है इसमें नेट टॉर्क भी क्या है बच्चों, आपके पास जीरो है। यानी ये बॉडी रोटेट भी नहीं करेगी, सिर्फ फिक्स रहेगी अपनी एक कांस्टेंट प्लेस पे ही, या जैसी है उस तरह आपकी फिक्स्ड रहेगी। तो ना ही ट्रांसलेशनल मोशन होगा ना ही रोटेशनल मोशन होगा, यानी कोई रोटेशन यहाँ पे नहीं होगा, या हम कह सकते हैं टॉर्क आपके पास जीरो होगा। वहीं अगर हम एक दूसरा सिनेरियो लें, देखिएगा, अगर हम कोई दूसरा सिनेरियो लें जहां पे अभी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन योर यूनिफॉर्म, लेकिन इस बार हमने आपका जो डायपोल है, जो एक खूबसूरत सा डायपोल है, ये हमने एक सर्टेन एंगल थीटा, एक सर्टेन एंगल थीटा पे हमने ये प्लेस करा है। अगेन दिस चार्ज इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस चार्ज इज योर पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दिस इज अगेन योर 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन योर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। तो अगेन मैं इसमें अगर फोर्स की बात करूं, तो अगर मैं इस डायपोल में फोर्स की बात करूं तो देखिएगा, एक एंड आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, एक एंड आपके पास माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू में इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में देखिएगा प्लस क्यू पे, देखिए ऐसा डायपोल है आपके पास। तो अगेन जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, इस पॉइंट में आपके पास जो फोर्स लगेगा वो होगा आपके पास टुवर्ड्स राइट। इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो होगा आपके पास राइट की तरफ को। वहीं जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में आपके पास जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिएगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो हालांकि अभी भी देखें, एक फोर्स ये है आपके पास Q टाइम्स ऑफ E, एक फोर्स ये है आपके पास Q टाइम्स ऑफ E। तो हालांकि अभी भी आपके पास एफ नेट क्या है बच्चों, अभी भी आपके पास जीरो है, एफ नेट क्या है, अभी भी जीरो है। तो इसका मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी नहीं होगा, डिस्प्लेस ये अभी भी नहीं करेगा, डायपोल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो क्या ये डायपोल आपका मूव तो नहीं कर रहा है? क्या ये डायपोल आपका रोटेट कर सकता है? क्या इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये रोटेट करे? तो अगर हम इसको देखें तो देखिएगा, दो फोर्सेस हैं लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि अगर इसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं तो हम कहेंगे सेम लाइन ऑफ एक्शन है। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जैसे ये वाला आपका टॉर्क था, ये वाला सॉरी आपके पास डायपोल था, तो इसमें जो दोनों फोर्स लग रहे थे अलोंग दी सेम लाइन ऑफ एक्शन लग रहे थे, जिसके कारण ये बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन इस केस में सिनेरियो कुछ डिफरेंट है, एक में आपके पास फोर्स लग रहा है ऐसे, एक में फोर्स लग रहा है आपके पास ऐसे, जिसके कारण क्या होगा, दो फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के लगने के कारण ये बॉडी क्या करेगी, आपके पास रोटेट करेगी। यहां पे मिलेगा आपको रोटेशन, जी हां, यहां पे आपको मिलेगा रोटेशन। तो इसका मतलब है यहां पे जो टॉर्क है वो नेट जीरो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्या अगर एफ नेट जीरो होता है तो जरूरी है क्या टॉर्क भी जीरो हो? तो ये जरूरी नहीं है बच्चों। अगर एफ नेट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि टॉर्क नेट भी जीरो हो। अगर एफ नेट जीरो है तो हो सकता है कि टॉर्क जीरो हो या जीरो ना हो। लेकिन अगर एफ नेट जीरो है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है कि जो अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी, अगर उसमें फोर्स नेट जीरो है तो वो हमेशा रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। हमेशा रोटेट करेगी बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगी बॉडी। और हर पॉइंट पे
और हर पॉइंट पे, इस बॉडी के हर पॉइंट पे जो टॉर्क होगा, सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट योर ई, ए बी सी डी ई, जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। हर पॉइंट पे टॉर्क क्या रहेगा, सेम। तो अगर एफ नेट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि एफ नेट जीरो हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं यहां से कि हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट टॉर्क विल बी सेम या वुड बी सेम। हर एक पॉइंट पे टॉर्क सेम रहेगा और बॉडी रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये तीन कंक्लूजन पहले आपने यहां से नोट करने हैं। हालांकि दिस इज द पार्ट ऑफ रोटेशन, हम उतना रोटेशन में डीपली नहीं जा रहे हैं। आपको जितना पोर्शन आपका यूज होगा रोटेशन मोशन का क्लास 11th में, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं इन दिस डाइपोल। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो अगर एफ नेट जीरो है तो ये जरूरी नहीं कि डाइपोल, सॉरी, जो टॉर्क है वो भी जीरो हो। टॉर्क क्या हो रहेगा इस केस में, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो हर पॉइंट का टॉर्क सेम रहेगा और जो बॉडी है वो रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर मैं अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास, अगर आपके पास ये डाइपोल है तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट बॉडी है, अगर सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी का आपके पास सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे लाई करेगा। तो इस टॉर्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑब्वियसली सेंटर पे होगा, यानी इसके अबाउट ये बॉडी क्या करेगी, यानी ये जो टॉर्क है, बॉडी से मतलब है यहाँ पे मेरा टॉर्क, जो ये टॉर्क है अबाउट इट्स सेंटर, ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 रोटेट करेगा। समझ रहे बच्चे? और ये तभी होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, यूनिफॉर्म होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों कह रहा हूं मैं, देखिएगा अगर ऐसे, अगर मैं कह रहा हूं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा अगर हम कह रहे हैं सपोज आपके पास एक पॉइंट ये हमने लिया, ए पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट बी सपोज हमने दिखा, ये आपके पास पॉइंट एक्स है। तो अगर हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम कह रहे हैं कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा और बी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स कम होगा, जिसके कारण एफ नेट बच्चों जीरो नहीं होगा। जिसके कारण एफ नेट जीरो नहीं होगा तो हो सकता है कि ये बॉडी आगे क्या रोटेट करने के साथ साथ आगे भी बढ़ जाए, ट्रांसलेट भी कर ले। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, तो रोटेट भी कर रही है और साथ साथ में बॉडी आपकी आगे भी बढ़ रही है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। तो इसलिए हमने क्या लेना है, आपके पास एफ नेट आपने जीरो लेना है, जिसके, सॉरी एफ नेट जीरो नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेना है, जिसके कारण आपके पास एफ नेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जिसके कारण आपकी बॉडी सिर्फ क्या करेगी, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगी, वरना नहीं तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी आएगा। तो यहां से इन दोनों कंक्लूजन से आपको मैंने ये चीज बतानी थी कि कब आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, या आपके पास बॉडी रोटेट करेगी, या आपके पास बॉडी रोटेट करेगी या बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो पहले वाले केस में बॉडी रोटेट नहीं कर रही थी हमारी, सेकंड वाले केस में हमारी बॉडी रोटेट कर रही थी। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो इसमें लग रहा होगा टॉर्क, तो हमें वही टॉर्क को कैलकुलेट करना है, वही जो टॉर्क है आपके पास वही हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम जो अगला डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हमें वही करना है कि कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क इन दी मूविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर रोटेट कर रहा है तो उसमें नेट टॉर्क कितना लग रहा है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ नेट टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ऑन अ डाइपोल, दो पोल वाला डाइपोल पे हमें नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है, जो कि रखा है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो देखिएगा ये आपके पास फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म है, और इसके बीच में हमने प्लेस किया है आपके पास एक डाइपोल। देखिएगा ये हमारा पास डाइपोल है, एक एंड आपके पास नेगेटिव होगा, एक एंड आपके पास पॉजिटिव होगा, तो दिस इज योर नेगेटिव एंड, दिस इज योर पॉजिटिव एंड। अगेन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर 12, और डिस्टेंस जो हम नापते हैं ये कहां से होती है, अबाउट योर सेंटर, तो ये भी एल होगी और ये भी आपके पास एल होगी। तो वहीं अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो इसमें फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE और इसमें लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE। तो एफ नेट तो जीरो है,
तो एफ नेट तो जीरो हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे पहले तो नेट टॉर्क। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो हमें पता है कि द डाइपोल विल रोटेट अबाउट its center and at every point टॉर्क, जो टॉर्क होगा विल बी सेम, हर पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा आपके पास सेम। तो ये आपने पहला पॉइंट नोट करना है जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो अब हम यहां से देखिएगा, क्लास 11th में हमने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी है। टॉर्क बराबर होता है आपके पास आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या चीज है बच्चों, और कितना फोर्स लग रहा है उस किसी बॉडी पे। अगर हमने कहा कि सपोज आपके पास ये बॉडी है, सपोज हम कह रहे हैं इसके अबाउट, हम कह रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी है, अगर ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, सपोज दिस इज योर मार्कर और ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये हमने आपको बताया दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर हम इसमें फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ऐसे रोटेट करेगा, और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे हम अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे रोटेट करेगा ये। तो आर क्या डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द फोर्स। आर परपेंडिकुलर का मतलब है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स है, फोर्स से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों, वही आपने देखनी है। फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आर और एफ के बीच में जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। आर है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द अप्लाइड फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है उससे लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी, लेकिन दूरी भी कैसे, सिर्फ परपेंडिकुलर वाली। अगर सपोज अगर आपके पास फोर्स ऐसे लग के अगर ऐसे लग रहा होता, देखिएगा ऐसे अगर फोर्स लग रहा होता आपके पास, तो इस केस में आपके पास परपेंडिकुलर दूरी ये नहीं होती, इस केस में हम आर को हम ये नहीं लेते। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास इस फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते। एक आपके पास दिस इज ये वाला कंपोनेंट, एक हो जाता आपके पास ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कहलाता आपके पास, देखिएगा ये हो जाता आपके पास एफ टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और ये हो जाता आपके पास एफ साइन थीटा। तो देखिएगा परपेंडिकुलर फोर्स, चाहे आप फोर्स परपेंडिकुलर लें चाहे आप डिस्टेंस परपेंडिकुलर लें, दोनों में से एक ही भी वैलिड है तो आप रख सकते हैं। तो देखिएगा ये आर अभी भी आपके पास है, तो आर के परपेंडिकुलर वाला फोर्स ये है। तो यानी कि दूसरा फॉर्मूला आपके पास टॉर्क का ये भी होता है, आर इक्वल टू टाउ इक्वल टू आर एफ टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। एफ साइन थीटा ही क्यों लिया हमने, एफ साइन थीटा इसलिए लिया क्योंकि यही जो फोर्स है दिस इज परपेंडिकुलर टू योर, चाहे आप फोर्स परपेंडिकुलर लें चाहे आप डिस्टेंस परपेंडिकुलर लें, दोनों ही सही है आपके पास। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो किसी एक से भी आपका काम बन जाने वाला है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिएगा तो अब हमें चेक करना है, कैलकुलेट करना है टॉर्क अबाउट दिस डाइपोल। इस डाइपोल में कितना टॉर्क लग रहा है। तो क्यू एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ये क्यू फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स है आपके पास क्यू टाइम्स ऑफ ई, क्यू ई। अच्छा हमें कैलकुलेट करना है आर परपेंडिकुलर। तो देखिएगा फोर्स क्यू ई फोर्स आपके पास ये है, क्यू ई फोर्स आपके पास ऐसे लग रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर वाली दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी अगर हम देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसका ये है, सेंटर के अबाउट ही रोटेट करेगा। देखिएगा ना आपके पास ये डाइपोल है आपके पास, तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपके पास जो फोर्स लग रहा है दिस इज योर फोर्स एफ, और ये कितना है क्यू टाइम्स ऑफ ई, और ये है आपके पास आर। लेकिन हमें क्या चाहिए, आपके पास आर परपेंडिकुलर चाहिए। ये तो है आपके पास आर, आर किसके बराबर है हमारा, एल के बराबर है, यानी एल के बराबर है। तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है बच्चों, अगर आप इस ट्रायंगल को अगर आप फॉर्म करेंगे ना, देखिएगा ये, तो ये है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी को हम बोलेंगे आर परपेंडिकुलर, जो हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो अगर आप यहां से सिंबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे तो आर परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे साइन ऑफ थीटा लगाएंगे, देखिएगा साइन थीटा, दिस इज दिस एंगल इज योर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपके पास आर, आर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस है आपके पास एल। तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास एल टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। आर परपेंडिकुलर आएगा आपके पास यहाँ से एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज योर एल टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो यही हमने एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा यहाँ पे भी प्लेस करना है। तो अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे देखिएगा तो क्या बन जाएगा एफ, तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो एफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्यू ई, ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, देखिएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा टाइम्स ऑफ क्यू ई। तो ये आया आपके पास यहां से फॉर्मूला एल साइन थीटा टाइम्स ऑफ क्यू ई। तो टॉर्क हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसी को अरेंज करूं तो देखो क्यू इंटू एल ई साइन ऑफ थीटा। अब ये तो टॉर्क था, अब ये जो टॉर्क था हमने अबाउट दिस, इस वाले एंड के अबाउट निकाला, इस वाले फोर्स ने कितना टॉर्क आपका अप्लाई किया वो हमने निकाला।
और टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का हमारे पास अगेन फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। तो अगर आपके पास आर क्रॉस एफ है तो आपने अगेन आप लगाएंगे इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल या आप राइट हैंड थंब रूल कह सकते हैं इसको। तो आपने क्या करना है, आपने रखनी है फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो आर देखिए, आर की डायरेक्शन आपके पास ये है, आपने कर्ल करनी है अपनी फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिएगा आर क्रॉस एफ है तो आर की डायरेक्शन में आपने रखनी है फिंगर्स और एफ की तरफ को हमने कर्ल करना है। तो परपेंडिकुलर नहीं बची आर है, ठीक है, ये आर क्रॉस एफ है। आर क्रॉस परपेंडिकुलर हम तब रखेंगे जब यहाँ पे परपेंडिकुलर रखेंगे, रखा जाएगा उसको खोला जाएगा तो यहाँ पे रखा जाएगी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर क्रॉस एफ अगर आप करेंगे तो देखिएगा आर से हमने कर्ल करनी है अपनी फिंगर्स टुवर्ड्स एफ। तो एफ की तरफ अगर आप कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स तो देखिएगा हमारा जो थंब है ना, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ योर नेट टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन शो करेगा ये। तो देखिएगा आर क्रॉस एफ, तो थंब जा रहा है इनवर्ड, यानी इसके अबाउट, इस फोर्स के अबाउट जो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन है दैट इज योर इनवर्ड। आपके पास जो टॉर्क है ये इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब है क्रॉस। अब एक फोर्स तो ऊपर लग रहा है, एक फोर्स हमारा लग रहा है नीचे, तो इस वाले एंड के अबाउट तो एक फोर्स लग रहा है हमारा। तो अगर हम इसके अबाउट अगर देखिएगा फोर्स अगर टॉर्क निकालें, देखिएगा इस बार आर ऐसे हो जाएगा, आर इस बार ऐसे है तो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ को है, कर्ल करनी है अपनी फोर्स। तो देखिए फोर्स आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट है तो हम लेफ्ट को कर्ल करेंगे इस बार अपनी फिंगर्स, लेफ्ट को हमने कर्ल करी तो देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ योर अगेन टॉर्क। तो थंब अभी भी कहाँ है मेरा, नीचे है। तो इसके कारण भी जो टॉर्क है आपका दैट इज ऑल्सो योर इनवर्ड। यहां पे भी टॉर्क इनवर्ड है। तो अगर दोनों तरफ से अगर टॉर्क इनवर्ड है तो एक तरफ का तो हमने टॉर्क निकाल लिया, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। 2 से इसलिए करा मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों तरफ का जो टॉर्क है ये इनवर्ड है। तो आपके पास फाइनली जो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा आपके पास Q इंटू 2L, हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से Q टाइम्स ऑफ 2L साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास यहाँ से फॉर्मूला बन गया। और Q इंटू 2L आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज नथिंग बट योर डाइपोल। डाइपोल का जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। तो Q इंटू 2L, तो टाउ हो जाएगा आपके पास P E टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। P E साइन थीटा, क्या आपको कोई फॉर्म लग रही है इसमें? देखिएगा अगेन दिस इज नथिंग बट योर क्रॉस प्रोडक्ट P E साइन थीटा, A B साइन थीटा इज नथिंग बट योर A क्रॉस B, A क्रॉस B। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे हम P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें। देखिएगा P E साइन थीटा, यहां से तो आपको पता चल गया कि यह है आपके पास एक सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपके पास दो कंडीशन है, क्या हम इसको P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें, या E क्रॉस P लिखें, क्योंकि दोनों ही अगर हम चीजों में से एक ही वैलिड होगी, क्योंकि अगर हम एक को सही मान रहे हैं तो दूसरे की डायरेक्शन ऑब्वियसली आपके पास अपोजिट आएगी। अगर एक टॉर्क अगर आपके पास अपवर्ड होगा तो ऑब्वियसली दूसरा टॉर्क आपके पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा फ्रॉम दीज टू फॉर्मूलाज। तो इन दोनों में से एक ही सही है, तो अब हमें पहचानना है कि कौन सही है, पहचान कौन सही कौन गलत। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान कैसे करनी है। हमें पता है जो हमने जो नेट टॉर्क निकाला उसकी डायरेक्शन हमने निकाली थी राइट हैंड स्क्रू रूल से विथ योर फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ करा तो हमने देखा जो टॉर्क था आपके पास वो इनवर्ट था। तो इन दोनों फॉर्मूले को भी अगर हमें चेक करना है जिसके कारण P क्रॉस E की वैल्यू जिसके कारण अगर इन्वर्ट आ रही है तो वो वाला फॉर्मूला आपका वैलिड होगा, दूसरा ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। पहले अगर हम E क्रॉस P को अगर हम चेक करें, देखिए क्रॉस चेक करते हैं हम दोनों को, E क्रॉस P को अगर हम चेक करें, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट की तरफ को आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिएगा ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, और क्रॉस करना है आपने P के साथ। तो P आपको डाइपोल की डायरेक्शन आपको ऑलरेडी मैंने बताई है प्रीवियस वीडियो में, दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को आपकी डायरेक्शन होती है, यानी जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो आपके पास कुछ ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल मोमेंट। तो देखिए अगर हम E क्रॉस P करें, देखिएगा E क्रॉस P, देखिएगा E की डायरेक्शन में हमने हमने अपनी फिंगर्स को रखना है, हमने कर्ल करना है अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ P। हमने कर्ल करी अपनी फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ P, then the direction of thumb will give you the direction of torque। क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये रूल का यूज करते हैं हमेशा, वेक्टर में, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हम डायरेक्शन के लिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो देखिएगा ये P क्रॉस E हमने करा तो हमारा जो थंब है ये आ रहा है ऊपर को, तो ऊपर को आ रहा है, ये तो गलत है। इसका मतलब है टॉर्क आपका आ रहा है आउटवर्ड, जबकि हमारा टॉर्क आ रहा है इनवर्ड, तो इसके कारण हमारा टॉर्क आया आउटवर्ड। तो इसका मतलब है ये तो गलत हो गया भाई साहब, क्योंकि हमने अभी चेक करा, क्रॉस चेक करा हमने यहां से कि जो टॉर्क था दिस वाज योर इनवर्ट। चलिए अब P क्रॉस E करके देखते हैं। P क्रॉस E, तो P क्रॉस E करें, देखा P की डायरेक्शन हमने रखी अपनी फिंगर्स, हमने कर्ल करनी है टुवर्ड्स E नीचे है तो हमने नीचे की तरफ को कर्ल करा,
तो इस बार जो थंब है देखिएगा वो दिस इज पॉइंटिंग योर इन योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी पॉइंट बोर्ड के अंदर जा रहा है मेरा थंब। अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है मेरा थंब तो इसका मतलब है आपके पास जो टॉर्क है दिस इज योर इनवर्ड, यानी इसका मतलब है जो टॉर्क है ये आपके पास इसके कारण है इनवर्ड, यानी ये वाला आपके पास सही है और जबकि ये आपके पास गलत था। तो इसका मतलब है ई पी क्रॉस ही लिखना सही है, ई क्रॉस पी लिखना गलत है। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे कि P क्रॉस E इज नथिंग बट योर वेक्टर फॉर्म ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ योर टॉर्क, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, और ये है आपके पास स्केलर फॉर्म। तो ये था इसमें अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ स्पेशल केसेस। तो ये पोर्शन हम आपका हल्का सा इरेज कर देते हैं यहाँ से, तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा बच्चों, टॉर्क का हमने फॉर्मूला देखा, दैट इज योर पीई साइन थीटा। तो ये आपके पास स्केलर फॉर्म है और इसी की वेक्टर फॉर्म बन जाएगी आपके पास वेक्टर फॉर्म पी क्रॉस ई। अच्छा, अगर पी क्रॉस ई है तो थीटा जो आपके पास जो थीटा है ये एंगल होगा आपके बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन योर पी एंड ई। पी एंड ई के बीच में जो एंगल है दिस इज योर थीटा। तो P और E के बीच में जो एंगल है ये आपके पास थीटा हो गया। तो अगर हम इसमें कुछ केसेस लें आपके पास, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है इसका मतलब कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल भी आपका ऐसे ही रखा है, इसी के अलोंग अलाइन किया है, ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे सिंपली तो साइन 0 0, इसका मतलब है टॉर्क भी क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। तो ये आपके पास क्या है, मिनिमम टॉर्क है, यानी इस केस में इसमें कोई टॉर्क लगेगा नहीं, कि इसका मतलब है जो बॉडी ऐसे अगर रेस्ट में है तो ऐसी रहेगी, अब इस केस में रोटेट नहीं करेगी अगर थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि अगर प्लस क्यू वाला चार्ज आपके पास टुवर्ड्स है राइट और माइनस क्यू वाला चार्ज आपके पास है टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो इस केस में हम कहेंगे दिस इज योर स्टेबल कंडीशन। इसी को हम बोलते हैं बच्चों आपकी स्टेबल कंडीशन, क्योंकि आपके पास जो टॉर्क, ये आपके पास जो डाइपोल है वो स्टेबल है, वो रुका हुआ है। वहीं अगर हम केस नंबर सेकंड की बात करें, अगर हम सेकंड केस को लें, देखिएगा अगर हम थीटा अगर हम कर लें 90 डिग्री, देखिएगा 90 डिग्री अगर हम प्लेस कर लें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे प्लेस कर दिया, ये आपने प्लेस कर दिया। तो अगर आपने ऐसे प्लेस कर दिया तो ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच में जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखिए टॉर्क बराबर 90 डिग्री का मतलब है P टाइम्स ऑफ E साइन 90 अगेन, और ये होता है आपके पास मैक्सिमम टॉर्क। ये है बच्चों आपके पास मैक्सिमम टॉर्क, मतलब मैक्सिमम आपका टॉर्क तब लगेगा जब आपके पास, देखिएगा ऐसे रखिए बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपकी बॉडी रखिए ऐसे। क्यों लगेगा मैक्सिमम, देखिएगा क्योंकि एक फोर्स इस बार स्ट्रेट ऐसे लगेगा, इस पॉइंट में स्ट्रेट ऐसे लगेगा टेंजेंशियली, इसको ऐसे लगेगा, और इस वाले पे ऐसे लगेगा नीचे को। तो एक्जैक्टली यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगने के कारण ये करेगा ऐसी आपकी बॉडी मैक्सिमम टॉर्क इसको मिलेगा, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा आपके पास P टाइम्स ऑफ E। तो अब हम लेते हैं आपका केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में अगर हम ले लें, देखिएगा अगर थीटा अगर हम ले लें इस बार 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब है, देखिएगा अब आपने क्या करा, आपने जो ये टॉर्क था ना आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, आपने इस वाले एंड को घुमा के यहां से घुमा के, आप यहां से इस वाले एंड को घुमा के यहां से लेके यहां ला गए, यानी राइट का लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट का राइट कर दिया आपने अगर डाइपोल, यानी कि आपका इस बार प्लस क्यू चार्ज यहां से घूमते हुआ यहां आ गया, प्लस क्यू यहां आ गया और माइनस क्यू आपके पास यहां पहुंच गया। तो इस केस में देखिएगा, तो इस केस में देखिएगा, इस केस में आपके पास अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस बार आपके पास फोर्स लगेगा प्लस क्यू में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, और इस केस में इसमें लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में क्या ये बॉडी रोटेट करेगी, देखिएगा टॉर्क की अगर हम यहाँ पर रखें सिंपल वैल्यू अगर हम रखें, देखिए क्या बनेगा आपके पास, टाउ बराबर P टाइम्स ऑफ साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री 0, टॉर्क अभी भी क्या आएगा आपके पास 0 आएगा, यानी दिस इज अगेन योर स्टेबल कंडीशन। तो ये भी आपके पास कैसी कंडीशन है बच्चों, स्टेबल कंडीशन है। यहां पे भी आपके पास क्या होगा, ये बॉडी अभी भी रोटेट नहीं करेगी, यहां पे एज इट इज रखी रहेगी। तो इसका मतलब है यहां से अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, इसका सिर्फ जो निष्कर्ष ये निकल के आया कि टॉर्क का काम सिर्फ ये है कि डाइपोल को आपको अलाइन करना पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कर रहा है, अगर आपके पास डाइपोल किसी भी एंगल पे रखा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा ना, सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये डाइपोल सिंपली ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। तो डाइपोल
जो टॉर्क का सिर्फ इतना सा काम है कि वो अलाइन कर सके इस डाइपोल को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसी दो कंडीशन में ये क्या है, स्टेबल है। तो यहां से अगर हम इसमें कंक्लूजन दें आपको, तो कंक्लूजन आप ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन द फंक्शन ऑफ डाइपोल is to align the electric dipole parallel or anti parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही इसका एक काम है कि या तो ये पैरेलल लगा देगा डाइपोल को या उसके एंटी पैरेलल ये लगा देगा, क्योंकि इन्हीं दो कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। ये हो जाएगी आपके पास हाईली अनस्टेबल कंडीशन, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल कंडीशन है। बाकी और जो भी कंडीशन है, जरूरी है ना 80 डिग्री पे अनस्टेबल हो, बाकी किसी भी अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर आप रखेंगे वो सारी कंडीशन के आपके पास अनस्टेबल कंडीशन होंगी। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट द टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम इसमें आगे करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बच्चे आगे हम करते हैं स्टार्ट। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल कह सकते हैं हम सिंपली, डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यही आपके पास डाइपोल रखा गया है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर्ड रहेगी। तो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है यूनिफॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें हमने क्या करा, आपके पास ये डाइपोल रखा है विद इन सर्टेन एंगल थीटा, एंगल पे आपने एक डाइपोल रखा है विथ योर टू पोल्स नेगेटिव एंड योर पॉजिटिव पोल। लेट हम कह रहे हैं दिस इज योर नेगेटिव पोल, दिस इज योर पॉजिटिव पोल, और हमने थीटा से जाके डी थीटा हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। सपोज हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया विथ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, थीटा एंगल पे रखा था। थीटा इज द एंगल बिटवीन बेसिकली योर पी वेक्टर डाइपोल एंड ई के बीच में जो एंगल है, दिस इज योर थीटा। तो हमने इस डाइपोल को थीटा एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो इस दौरान कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर्ड रहेगी इस डाइपोल में, वही पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है विद द डेफिनेशन ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद यू। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ योर कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि जो फोर्स होगा यहां से जो अभी हम फोर्स निकालेंगे दैट इज अगेन योर कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब है जो भी हम वर्क डन निकालेंगे उसी का क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज नोन एज योर पोटेंशियल एनर्जी। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंजर्वेटिव फोर्स है वही उसका ही नेगेटिव टाइम्स क्या बन जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि वर्क डन, सॉरी आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हम उस चीज उन वर्क डन के लिए डिफाइन करते हैं जो कि क्या होते हैं आपके पास कंजर्वेटिव होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपके पास, सिंपली नेगेटिव टाइम्स ऑफ योर कंजर्वेटिव वर्क डन। और वर्क डन की अगर हम बात करें, वर्क डन आपको ऑलरेडी पता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर हम बात करें बहुत छोटी सी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे आपके डी से, और इस दौरान जो छोटा सा वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे माइनस टाइम्स ऑफ डी ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन, डी डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव। सी रिप्रेजेंट्स योर कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी वर्क डन। तो अगर हम वर्क की डेफिनेशन पे जाएं तो हमें पता है वर्क डन, वर्क भी आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपके पास ट्रांसलेशनल वर्क डन और दूसरा होता है आपके पास रोटेशनल वर्क डन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा है, तो जो भी मोशन है यहाँ पे दिस इज ओनली योर रोटेशनल मोशन। तो जिस तरह से आपके पास वर्क डन ट्रांसलेशन वर्क डन होता है आपके पास एफ डॉट डी एक्स होता था आपके पास एफ डॉट डी एक्स, सिमिलरली आपके पास रोटेशनल वर्क डन की जगह पे डी डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे टाउ टाइम्स ऑफ डी थीटा, वेयर टाउ इज योर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइपोल। टाउ इज योर, टाउ रिप्रेजेंट्स योर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं आपकी। डी थीटा क्या है आपके पास, एंगुलर वेक्टर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको अगर हम टोटल इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा। तो इस वाले वर्क की हम बात करेंगे, दिस इज योर रोटेशनल वर्क।
तो अगर हम कैलकुलेट करें पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमें पता है टॉर्क, हमें ऑलरेडी पढ़ा अभी यहाँ से टॉर्क की डेफिनेशन ऑफ योर टॉर्क, कितना टॉर्क लगता है किसी भी डाइपोल में, दिस इज नथिंग बट योर कितना पी टाइम्स ऑफ साइन थीटा, पी साइन थीटा, यानी कि पी क्रॉस ई। हमने पढ़ा टाउ इक्वल टू आपका पी क्रॉस ई, यानी कि यही क्या होता था आपके पास पी साइन थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन 1। आप इस इक्वेशन को आप इस सिंपली इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो अगर हम पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन दिखेगा, बन जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा आपके पास, देखिएगा क्या, तो टाउ डॉट डी थीटा, टाउ की जगह पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा, तो दिस इज योर डॉट। तो ए डॉट बी, अगर आप ए डॉट बी को अगर खोलते हैं तो ये खुलता है ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, सॉरी ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसे आपका डॉट प्रोडक्ट खुलता है। अच्छा, अगर आप एंगल की बात करें तो हम यहाँ पे एंगल देखेंगे, एंगल चेक करेंगे बिटवीन योर टॉर्क एंड डी थीटा, क्योंकि हमने जो आपके पास विद द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन क्या है आपके पास टाउ डॉट डी थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी हमें देखना पड़ेगा। यानी अगर आप टॉर्क और डी थीटा के बीच में अगर एंगल देखेंगे, क्योंकि डी थीटा भी क्या है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप डी थीटा की डायरेक्शन देखें, देखिएगा हमने किस किस सेंस में अगर हम डायरेक्शन डिफाइन करेंगे डी थीटा की, तो देखिए हम जो थीटा पे जाके हमने इसको डी थीटा डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो हम एंगल लेंगे, देखो हम जो इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं आपके एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको, देखिएगा इस पोजीशन में था, इस पोजीशन से हम इसको ले गए ऊपर को, तो देखिएगा हमारा जो कर्ल है फिंगर्स का, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। तो इसका मतलब है अगर आप इसको ले जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, देखिएगा आप यहां से ऊपर को ले गए ना, यहां से थीटा से आप इसको डी थीटा आप ऊपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो इस केस में आपके पास जो डी थीटा की डायरेक्शन रहेगी दैट इज योर आउटवर्ड, यानी जो थंब है ये आपको शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ योर डी थीटा। ये रूल है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का। आपने क्या करना है, सिंपली पुट करनी है फिंगर्स को, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं अगर आप, तो आपने आपके पास जो थंब है दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ योर थंब। तो थंब जा रहा है आपके पास ऊपर को आउटवर्ड, लेकिन हमने अभी पढ़ा है जो टॉर्क था वो लगता है अंदर, जो टॉर्क लगता है इस डाइपोल में अगर ऐसे प्लेस किया गया है, इस केस में जो टॉर्क होता है दैट इज योर इनवर्ड। तो इसका मतलब है टॉर्क लग रहा है अंदर, टॉर्क है आपके पास इनवर्ड बच्चों, और डी थीटा है आपके पास आउटवर्ड। तो अगर आप एंगल देखें दोनों में एंगल कितना है, देखिएगा टाउ डॉट डी थीटा, अगर आप इसको खेलेंगे क्या बनेगा, टाउ डी थीटा कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या हैं आपके पास अपोजिट हैं, यानी जो थीटा होगा यहाँ पे दिस इज योर 180 डिग्री। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 क्यों लिखा बच्चों, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि डी थीटा आपके पास आउटवर्ड आ रहा है और टॉर्क आ रहा है आपके पास इनवर्ड, तो दोनों में जो एंगल है दैट इज योर 180 डिग्री का। तो देखिएगा ये पूरा जो एंगल बन रहा देखो आपके पास बच्चों 180 डिग्री का बन रहा है, ये है आपके पास बाहर को डी थीटा, और आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास अंदर को है। तो एक अंदर एक बाहर, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास 180 डिग्री का। और जैसे कि आप जानते हैं cos 180 की वैल्यू होती है आपके पास -1, तो ये सिंपली यहां से क्या बन जाएगा डी टाउ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। तो इसके बाद अगर हम जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं अगर हम उसको बाहर लें तो आपके पास क्या बनेगा, देखिएगा सिंपली, तो अगर आप इसको बाहर लें तो आपके पास माइनस पी आपके पास कांस्टेंट है, तो ये आप बाहर ले सकते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ पीई, तो यहां से पीई आपके पास बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपके पास साइन थीटा डी थीटा, और आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी पता है दैट इज नथिंग बट योर माइनस टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपके पास बच्चों माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब रही आपके पास बच्चों सिर्फ लिमिट की बात, तो अगर हम लिमिट की बात करें तो अगर हम कह रहे हैं कि मान लो इनिशियल जो एंगल था आपके पास फॉर द डाइपोल, आपके पास इनिशियल एंगल था सपोज हम कह रहे हैं θ1, और जो फाइनल एंगल आपने जो घुमाया दैट इज योर θ2, जो फाइनल एंगल आपने जो घुमाने के बाद अब जो रखा दिस इज योर θ2। डी थीटा की जगह पे जो फाइनल एंगल है ना बच्चों आपके पास विद द इनिशियल वैल्यू आपके पास है θ2, और इनिशियल एंगल जिस पोजीशन पे आपके पास डाइपोल रखा था वो एंगल था आपके पास θ1। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली लिमिट लगा लेंगे आपके θ1 से लेके θ2। तो अगर आप लिमिट रखें यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिएगा आपके पास डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी
माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस टाइम्स ऑफ माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1। तो अगर हम इसको अंदर सॉल्व करें तो देखिएगा क्या बन जाएगा, माइनस भी अगर आप अंदर लेते हैं तो यहां से सिंपली बन जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी। देखिएगा सिर्फ हम लिख सकते हैं पी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2, और साथ में नेगेटिव साइन आपके पास बाहर है। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है बच्चों, हमने अभी आपको बताया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का भी हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो हमें डेल्टा यू है। तो अगर हम डेल्टा यू की बात करें, या हमने अभी आपको दिखाया, देखिएगा डेल्टा यू या डी यू कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी नेगेटिव ऑफ माइनस। तो माइनस माइनस ऑलरेडी यहां से आपके पास हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा सिंपली पीई टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने बात करी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं सकते। तो हमेशा हम जब भी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमेशा हम बात करते हैं चेंज की। चेंज का मतलब है हमें एक रेफरेंस पॉइंट मारना पड़ता है, जहां पे कि हम मानते हैं कि इनिशियल इस पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और अगर आप कह रहे हैं उस पॉइंट में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम कह रहे हैं अगर आपके पास अर्थ के सरफेस में अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और h हाइट में क्या है आपके पास mgh है, तो 2h हाइट में कितनी होगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ mgh। तो वो तब होगी जब आपने रेफरेंस पॉइंट माना है ग्राउंड को, यानी ग्राउंड को जब आप मानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो, तब आप कह सकते हैं कि h हाइट में आपके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास mgh है। सिमिलरली इस केस में भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, जिस पॉइंट में हम ये डिसाइड कर सकें कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इस पॉइंट से हम जो भी है पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे। तो उस केस में हम एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों रेफरेंस पॉइंट। तो फॉर रेफरेंस पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, आपके पास एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यानी कि अगर हम देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पे हो सकती है, अगर हम थीटा 2 को अगर हम 90 डिग्री ले लें, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि चलो ऐसा करते हैं थीटा 1 को ले लेते हैं। थीटा 1 आपके पास अगर हम 90 डिग्री को एज्यूम कर लें, तो अगर थीटा 1 90 है, तो आपको पता है कॉस ऑफ 90 इज अगेन जीरो, तो इसका मतलब है कॉस 90 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो इसका मतलब है कॉस ऑफ थीटा 1 की जगह पे हम सिंपली प्लेस करते हैं जीरो, तो यहां से आपके पास डेल्टा यू कितना हो जाएगा, देखिएगा बच्चों, दिस वुड बी नथिंग बट योर माइनस टाइम्स ऑफ पीई कॉस ऑफ थीटा 2। अब इसी थीटा 2 को हम थीटा 2 ना बोल के सिंपली अगर थीटा से रिप्लेस कर लें या हम थीटा बोल दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो डेल्टा यू को हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट योर माइनस टाइम्स ऑफ पीई कॉस ऑफ थीटा। तो ये है आपके पास फॉर्मूला, जब आपने ये एज्यूम करा है कि थीटा 1 पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो ये रेफरेंस पॉइंट, तब ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमने रेफरेंस पॉइंट यानी थीटा 2 पे हमने ये माना कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है। तो ये वहीं अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो इसको हम सिंपली लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पी डॉट ई, where p is again your vector, e is again your vector, but delta u है आपके पास एनर्जी, तो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। तो डेल्टा यू यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, स्केलर है, जबकि आपके पास p एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं आपको फिर से समराइज कराऊं तो हमने करना क्या है, सिंपली आपको ऑलरेडी पता है विद योर डेफिनेशन ऑफ योर क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन दिस इज योर कंजर्वेटिव फोर्स, या हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव वर्क डन। तो कंजर्वेटिव वर्क डन नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू ऑफ कंजर्वेटिव। डी डब्ल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो हमें पता है रोटेशनल वर्क डन होता है आपके पास इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, सिंपली हमने वैल्यू प्लेस कर ली।
टाउ पी क्रॉस ई, हमने इसको यहाँ पे रखा, इंटीग्रेट करा, सॉल्व करा, लिमिट लगाई θ1 से θ2, हमने माना कि इनिशियली हमारा जो डाइपोल है वो θ1 एंगल पे रखा है और θ1 से जाके हम इसको θ2 हमने डिस्प्लेस किया है इसको। तो हमने सिंपली अगर लिमिट पुट करी तो cos ऑफ θ2 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, प्लस टाइम्स ऑफ cos ऑफ θ1। तो ये आपके पास, तो यहीं से अगर हमने इसको अरेंज करा तो cos ऑफ θ1 माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ θ2 विथ योर नेगेटिव साइन। देन अगेन हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करी, हमें पता है जो कंजर्वेटिव वर्क डन का नेगेटिव ही कहलाता है आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ cos ऑफ θ1 माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ θ2। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, जिस तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वही इसी तरीके से हम यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में बात करें तो हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है 90 डिग्री पे। तो अगर 90 डिग्री पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो हमारे पास फॉर्मूला ये आता है कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ पीई कॉस ऑफ थीटा। और डेल्टा यू अगेन अगर एनर्जी है तो एनर्जी आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, जबकि पी और ई कैसी क्वांटिटी है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।